नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुशवाहा। आज आपको ईवीएस की क्लास जैसे दोस्तों है कि ईवीएस अर्थात पर्यावरण और वर्ग 3 यूपीटीटी सीटीटी प्रत्येक एग्जाम में ईवीएस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। जैसे कि आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट दोस्तों लगभग सभी का एक एवरेज रहता है दोस्तों, परंतु जो सिलेक्शन और रिजेक्शन की कंडीशन जो होती है दोस्तों, ये एनवायरमेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। यदि एनवायरमेंट की आपको एनवायरमेंट में 20 प्लस अर्थात 25 प्लस आपको स्कोर कंप्लीट करना है तो आपको रेगुलर इसका अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों। और एनवायरमेंट में यदि आपके 25 प्लस नंबर आते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 101% श्योर रहेगा दोस्तों। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको एनवायरमेंट की आज फर्स्ट क्लास रहेगी और इस फर्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले देखना है कि एमपीटीटी का जो सिलेबस है दोस्तों उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप केवल पर्यावरण और पर्यावरण किसे कहते हैं, परिधान आवरण, इस पर आपको समाहित नहीं रहना है दोस्तों, क्योंकि इसका जो सिलेबस बहुत बृहद और विस्तृत दिया गया है दोस्तों। इसमें आपका ज्योग्राफी भी समाहित है दोस्तों एनवायरमेंट में, और इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी समाहित है। और दोस्तों एनवायरमेंट तो रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से एनवायरमेंट में 3-4 सब्जेक्ट को प्लस आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन भी आपका एनवायरमेंट में समाहित किया गया है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ज्योग्राफी भी हमें पढ़ना है। ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ टॉपिक इसमें आपके बायोलॉजी के भी समाहित किए गए हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें पॉलिटी के भी समाहित क्वेश्चन किए गए हैं दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से भी इसमें एनवायरमेंट को शामिल किया गया। और एनवायरमेंट की जो बेसिक शब्दावली रहेगी दोस्तों वो भी आपके पेपर में पूछी जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ ईवीएस अर्थात पर्यावरण को हमारे एमपीटीटी में 9 अध्याय में समाहित किया गया है दोस्तों। कितने अध्यायों में समाहित किया गया है दोस्तों? 9 अध्यायों में समाहित किया गया, जिसमें 8 अध्याय आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और जो 9वां अध्याय रहेगा दोस्तों उसी की अवधारणाओं को पेडालॉजी के माध्यम से जो पेडागोजिकल अवधारणाएं दी गई हैं दोस्तों, जब इन 8 अध्यायों को आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों, इसी के बाद जो 9वां अध्याय आपका रहेगा एनवायरमेंट का दोस्तों, तो उसमें पेडालॉजिकल जो अवधारणाएं दी गई हैं उसी पर आधारित रहेगा जो आपने टॉपिक पढ़े हैं दोस्तों, और उन्हीं टॉपिक पर आधारित आपकी पेडालॉजिकल अवधारणाएं आपको कंप्लीट करनी है दोस्तों। क्योंकि हर सब्जेक्ट में पेडोलॉजिकल अवधारणाएं दी गई हैं, तो आपको पहले तो उस सब्जेक्ट की पूरी अवधारणाओं को, पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और उस सब्जेक्ट के बाद जब आप पेडोलॉजिकल अवधारणाएं देखेंगे तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजी की जो मूलभूत अवधारणाएं होती हैं दोस्तों उनके बारे में डिटेल अध्ययन करना है, तब आपको समझ में आएगी इन अवधारणाओं के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं पहला टॉपिक आपका दिया गया है ईवीएस में परिवार एवं समाज। देखिए दोस्तों जो आपका पहला टॉपिक है परिवार और मित्र। देखिए दोस्तों तो पहले टॉपिक अर्थात पहला अध्याय हमारा परिवार मित्र, तो इसमें हमें एक एक टॉपिक को कंप्लीट करके चलना है और बहुत गहराई से पढ़ेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको सभी को कहना चाह रहा हूं जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल में प्रत्येक वीडियो दोस्तों आपका अपलोड किया जाएगा, चाहे मैथ्स हो, एनवायरमेंट हो, आपका इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सारे सब्जेक्ट को इसमें डाला जाएगा दोस्तों। इसलिए आप प्रतिदिन वीडियो को देखें और अपना कोर्स कंप्लीट करें। जैसे दोस्तों मैंने कहे ईवीएस का जो पहला टॉपिक हमारा दिया गया है सिलेबस के अनुसार परिवार और मित्र। अब दोस्तों ये शब्द आया हमारा परिवार। क्या है दोस्तों? परिवार। अब परिवार शब्द कहां से लिया गया है, कैसे बना है, सबसे पहले हम इसकी अवधारणा के बारे में समझना है दोस्तों कि परिवार, और परिवार को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? फैमिली कहते हैं, फैमिली। तो दोस्तों बात आती है फैमिली, और फैमिली किससे बना हुआ है दोस्तों? फैमुलस। किससे बना हुआ है दोस्तों? फैमुलस। अब दोस्तों इसके बारे में समझना है कि फैमुलस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। किस भाषा का है दोस्तों? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा फैमुलस से शब्द बना है फैमिली। अंग्रेजी में इसको फैमिली कहते हैं, और अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण कहेंगे उसका क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी रूपांतरण कहलाएगा हमारा परिवार। अब बात आती है कि फैमुलस का अर्थ क्या है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैमुलस का अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ के बारे में आपसे पूछा जाता है कि फैमुलस का अर्थ होता है नौकर या दास के रूप में लिया गया है। क्या होता है दोस्तों? नौकर या दास। देखना दोस्तों नौकर या गुलाम या दास की बात कही गई है दोस्तों। क्लियर हुआ? अब इसका जो मूल अर्थ होगा फैमुलस से अर्थात परिवार होती है, परिवार की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो परिवार है क्या चीज? तो परिवार वह होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर आदि शामिल होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? परिवार। तो परिवार की डेफिनेशन समझना दोस्तों, परिवार वह है जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर शामिल होते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिवार। अब जब हम इसकी क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो परिवार की कई अवधारणाओं को समझाया गया, परिवार की कई अवधारणाएं दी गई हैं।
जो अगले टॉपिक में रहेगा। लेकिन परिवार को ये बताना चाहता हूं कि मूलभूत जो संख्यात्मक आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि एकाकी परिवार और एकाकी परिवार के बाद ज्वाइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार की भी बात करी जाती है। किसकी दोस्तों? संयुक्त परिवार। तो दो अवधारणाएं आती है, एक तो एकाकी परिवार, कौन सा दोस्तों? एकाकी परिवार, और एक होता है संयुक्त परिवार। कौन सा दोस्तों? संयुक्त परिवार। अब दोस्तों समझना है एकाकी परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली क्या कहलाएगा या एकल परिवार के नाम से जाना जाता, और ज्वाइंट फैमिली की बात कही जाएगी अर्थात हमारा ज्वाइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार क्या कहलाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बारे में एकाकी परिवार में क्या होता है दोस्तों? एकाकी परिवार की यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी दोस्तों तो इसमें रहेगा जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं दोस्तों, उसे हम एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। यदि जब जिस परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी और उनके चाचा चाची शामिल हो जाते हैं अर्थात दो या दो से अर्थात तीन पीढ़ी या तीन पीढ़ी से अधिक के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं दोस्तों, उसे हम कौन सा परिवार कहते हैं दोस्तों? संयुक्त परिवार कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? इस अवधारणा को समझना। अब बात आती है परिवार के बारे में। फिर से देखिए दोस्तों ये हुआ। अब यदि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परिवार की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। परिवार सामाजिक जीवन के बारे में आता तो परिवार सामाजिक जीवन की एक लघुत्तम इकाई है। परिवार क्या है दोस्तों? परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है। क्या है दोस्तों? लघुत्तम इकाई है। एक ये अवधारणा पूछी जाती है। या केंद्रीय इकाई के बारे में पूछ लिया जाता है। केंद्रीय इकाई है दोस्तों, ये समझना है। यह प्रथम पाठशाला है या प्राथमिक पाठशाला के रूप में पूछा जाता है दोस्तों। ये आया थोड़ा समझिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को यहां से क्वेश्चन अधिकतर निकलते हैं पेपर में कि परिवार सामाजिक जीवन की एक क्या है? लघुत्तम इकाई है। पहली चीज, अब लघुत्तम इकाई क्या है? यह क्वेश्चन ये आ सकता है कि समाज की एक केंद्रीय इकाई के रूप में है। यह परिवार बच्चे की एक प्रथम पाठशाला होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रथम पाठशाला होती है। इन शब्दों को समझना। देखिए दोस्तों ये समाज है, क्या दिया गया? ये समाज, और समाज के अंदर ये हमारा क्या रहता है दोस्तों? परिवार। क्या है दोस्तों? परिवार। अब देखिए दोस्तों जब दो या दो से अधिक परिवार होंगे किसी समाज में तभी तो समाज का निर्माण होगा। यदि समाज के निर्माण में किसकी भूमिका रहती है दोस्तों? परिवार की। जब परिवार नहीं होगा तो वो समाज कैसे बनेगा? क्लियर हो दोस्तों? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज अर्थात सामाजिक जीवन की जो लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? परिवार। क्योंकि एक समाज बृहद अवधारणा है, उस समाज के अंदर कौन होता है? एक लघुत्तम इकाई के रूप में या केंद्रीय इकाई के रूप में दोस्तों क्या होता है? परिवार होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि आपसे आ जाए परिवार की विशेषताएं पूछ ली जाती है। परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है, केंद्रीय इकाई होती है, सामाजिक नियंत्रण में भूमिका होती है, वंश नाम की प्रथा पाई जाती है। इस प्रकार से परिवार की बहुत सारी दोस्तों विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा अगला कि किस टाइप से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये पूछा जाता है कि प्रथम पाठशाला। अब बात आती है कि जब बच्चा जन्म लेता है, देखिए दोस्तों जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका लालन पालन कहां पर होगा दोस्तों? उसका लालन पालन पोषण जो होता है वो बच्चे का परिवार में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? परिवार में होगा। चाहे परिवार प्राचीन हो, चाहे आधुनिक हो, या नगरीय हो या ग्रामीण हो, कहीं ना कहीं परिवार जैसी अवधारणा दोस्तों हर जगह विद्यमान है, थी और रहेगी। दोस्तों परिवार एक ऐसी है क्योंकि इसको संस्था के रूप में भी हम जानते हैं और इसको यदि व्यक्तियों के रूप में देखते हैं तो एक समिति भी होती है। तो परिवार की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। तो ये भी कह सकते हैं परिवार एक संस्था के रूप में भी है और एक समिति के रूप में है। यदि नियम कानूनों पर बात करते हैं तो एक संस्था के रूप में काम करती है, और यदि हम व्यक्तियों के रूप में इसको देखते हैं तो दोस्तों क्या होती है? एक समिति होती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का जन्म होता है तो प्रारंभिक रूप से वो सीखता है जो कोई, तो वो दोस्तों कहाँ सीखता है? परिवार में ही सीखता है। कहाँ पर सीखता है दोस्तों? परिवार में रहता है। और सबसे पहले परिवार के फिर आस पड़ोस रहता है, फिर मित्र मंडली की भूमिका दोस्तों महत्वपूर्ण रहती है। तो एक प्रथम पाठशाला के रूप में आपसे पूछा जाए क्या होता है दोस्तों? परिवार। और इसकी प्रथम शिक्षिका, यदि ये भी पूछा जाए कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? कौन दोस्तों? प्रथम शिक्षिका के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो वो उसकी माँ होती है। कौन होती है? बच्चे की माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है और उसकी प्रथम पाठशाला क्या होती है दोस्तों? परिवार होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो एक कॉन्सेप्ट समझना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पेपर में फिर निकलता है कि मैंने एक चीज बताई, लघुत्तम इकाई, केंद्रीय इकाई, प्रथम पाठशाला। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि परिवार किसी भी समाज की एक केंद्रीय इकाई होती है। क्या होती है दोस्तों? केंद्रीय इकाई।
या सामाजिक संगठन। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने एक डायग्राम से बताया था कि एक परिवार है, क्लियर दोस्तों, और परिवार के बाद एक समाज है। समाज की एक केंद्रीय स्थिति क्या रहेगी, परिवार रहेगी, या लघुत्तम इकाई परिवार होती है। तो आपको डेफिनेशंस मैंने बताई थी कि परिवार में कौन कौन शामिल होता है, माता पिता अर्थात पति पत्नी, बच्चे जब शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिवार कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि यदि इनमें से किसी की भी एक की कमी हो, दोस्तों इनमें से किसी की भी कमी हो, देखना दोस्तों, समझना, माता पिता बच्चे, यदि इनमें से किसी की भी कमी होती है दोस्तों, तो वो फिर क्या होती है, गृहस्थी कहलाती है। क्या कहलाता है, गृहस्थ परिवार कहलाता है। कौन सा परिवार कहलाता है, गृहस्थ परिवार कहलाता है। दोस्तों समझ में इस क्वेश्चन में, माता पिता और जो बच्चे शामिल होते हैं उसको हम परिवार कहते हैं। परिवार के लिए क्वेश्चन होता है अति आवश्यक, तो माता पिता बच्चे होना अति आवश्यक है, होना अति आवश्यक है। परिवार के लिए क्या क्या होना अति आवश्यक है दोस्तों, यदि परिवार के लिए होगा तो माता पिता और बच्चे होना अति आवश्यक है। और यदि इनमें से कोई भी एक की कमी होती है, इनमें से किसी की भी कमी होती है, उसे हम कौन सा परिवार कहते हैं, गृहस्थी परिवार या गृहस्थ परिवार कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि इनमें से किसी एक की कमी होना किस प्रकार का परिवार कहलाता है, तो गृहस्थ परिवार कहलाता है। फिर यदि दोस्तों एक क्वेश्चन फिर आ जाए कि गोद लिया बच्चा परिवार का सदस्य होता है या नहीं होता, तो दोस्तों गोद लिया हुआ बच्चा भी हमारा परिवार का सदस्य होता है। गोद लिया गया बच्चा क्या होगा, गोद लिया गया बच्चा हमारे परिवार का सदस्य होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, इन अवधारणाओं को विशेष रूप से समझना, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों यहां से फिर एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि परिवार की विशेषताएं भी पूछी जाएंगी, और परिवार की विशेषताओं के बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है परिवार की परिभाषाएं। क्या पूछी जाती है दोस्तों, परिभाषाएं। थोड़ा समझना है दोस्तों, परिभाषाएं क्या कहलाएंगी। अब परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग दी गई है दोस्तों। एससी कूले के अनुसार परिभाषा यदि परिवार की पूछी जाए तो देखिए मैकाइवर पेज भी हमारे हुए हैं। मैकाइवर पेज का इस अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईपी देसाई और मर्डॉक के द्वारा भी परिवार की विस्तृत व्याख्या की गई है। जिनके द्वारा दोस्तों, आईपी देसाई, मर्डॉक, श्रीमती इरावती कर्वे के द्वारा भी इनकी अवधारणा, क्योंकि इरावती कर्वे का दोस्तों यदि कर्वे का समाजशास्त्र में यदि योगदान देखते हैं तो ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार में भी विशेष योगदान रहा है। किसमें रहा दोस्तों, संयुक्त परिवार में। अब बात आती है कि जैसे आपसे मैकाइवर पेज की डेफिनेशन पूछी जाए, किसकी दोस्तों, मैकाइवर एंड पेज। अब दोस्तों मैकाइवर एंड पेज ने परिवार को एक समूह के रूप में माना। तो देखिए दोस्तों, उसकी शब्दावली को देखना है कि मैकाइवर पेज ने परिवार को एक इकाई के रूप में, एक समूह के रूप में माना है। तो आपसे पूछा जाए कि परिवार की परिभाषा क्या रहेगी, मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है और इसका आकार छोटा होता है, और बच्चों का जन्म, पालन पोषण आदि की व्यवस्था हम परिवार में कहते हैं। तो एक समूह के रूप में देखिए दोस्तों, यदि आ जाए एक समूह के रूप में परिवार कैसा होता है, एक समूह के रूप में होता है, आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, और बच्चों का लालन पालन, बच्चों का लालन पालन और पोषण परिवार में किया जाता है। पोषण देखिए दोस्तों, यदि मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा में आपको कहा जाए कि इनके द्वारा क्या किया गया है, तो परिवार एक समूह के रूप में है जो आकार में छोटा होता है, और जहां पर बच्चों का लालन पालन और पोषण की व्यवस्था की जाती है उसे परिवार कहते हैं। एक इनके द्वारा कहा गया दोस्तों मैकाइवर पेज। तो आपको भूलेगा तो एक समूह के रूप में, आकार में छोटी होती है, और बच्चों का लालन पालन, केवल शब्द को पकड़ना है दोस्तों, बाकी पूरी डेफिनेशन आपको याद नहीं रहेगी। क्लियर हुआ, तो किनके द्वारा दी गई थी, मैकाइवर एंड पेज के द्वारा। इसके बाद एच.सी. कूले के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए, एच.सी. कूले, देखिए एक परिभाषा बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि एच.सी. कूले के अनुसार परिभाषा क्या होती है। तो इसकी भी प्राथमिक समूह के रूप में दिया जाए या परिवार की पोषिका के रूप में यदि आ जाता है कि पोषिका के रूप में या प्राथमिक समूह के रूप में परिवार को किसने परिभाषित किया है, एच.सी. कूले ने। तो इनकी परिभाषा यदि आपको आ जाए, इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह, इन्होंने
परिवार को प्राथमिक समूह, देखिए दोस्तों, तो दिया जाए कि प्राथमिक समूह के रूप में, एवं इसमें उन्होंने एक शब्द और जोड़े, मानव प्रकृति की नर्सरी, एवं मानव प्रकृति की नर्सरी, मानव प्रकृति की नर्सरी, या इसको कहते हैं कोशिका। देखना दोस्तों, इस शब्द को समझना है, ये दो शब्द आएंगे आपके, इसमें यदि आपसे पूछा जाएगा तो नर्सरी या कोशिका कहाँ है, तो दिया जाए कि परिवार को प्राथमिक समूह के रूप में या मानव प्रकृति की नर्सरी के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, वो आपको याद रखना। एच.सी. कूले के अनुसार परिवार को क्या कहा गया है, प्राथमिक समूह कहा गया है, या मानव प्रकृति की नर्सरी या कोशिका कहा गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो शब्द को पकड़ना है, यदि आपसे पूछा जाए मानव प्रकृति की नर्सरी या कोशिका या प्राथमिक समूह किसके द्वारा कहा गया है परिवार को, एच.सी. कूले महोदय के द्वारा। क्लियर हुआ? इसके बाद लूसी मेयर, दोस्तों किसके द्वारा, लूसी मेयर के द्वारा आपसे पूछा जाता, परिवार एक गृहस्थ के रूप में होता है। किसके रूप में दोस्तों, परिवार एक गृहस्थ के रूप में होता है, परिवार एक गृहस्थ के रूप में होता है, जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना कि लूसी मेयर ने परिवार को किस रूप में परिभाषित किया है, तो लूसी मेयर ने परिवार को एक गृहस्थ रूप में बताया है, जिसमें माता पिता बच्चे शामिल होते हैं, माता पिता और बच्चे होते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों डेफिनेशंस में आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आपकी मैकइवर ब्रिज की डेफिनेशन आएगी तो आप एक समूह के रूप में होती है, आकार में छोटी होती है, बच्चों का लालन पालन और पोषण की व्यवस्था जिसमें होती है उसे हम परिवार कहते हैं, कि मैकइवर ब्रिज के द्वारा कहा गया है। यदि प्राथमिक समूह और कोशिका के रूप में दिया जाए तो वो किनके द्वारा कहा, एच.सी. कूले के द्वारा किया गया, लूसी मेयर के द्वारा परिवार एक गृहस्थ के रूप में है। क्लियर दोस्तों? तो ये भी आपसे पूछा जाए कि गृहस्थ समूह, यदि समूह शब्द भी जुड़ा होगा तो गृहस्थ समूह के रूप में। क्लियर हुआ? तो गृहस्थ समूह के रूप में है जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते, तो गृहस्थ शब्द को पकड़ना है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इलियट मेरल की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो इन तीन डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए, इसके बाद इलियट मेरल के अनुसार, देखिए दोस्तों, अब इलियट मेरल के अनुसार परिभाषा दी गई है, देखिए दोस्तों, तो इलियट मेरल ने कहा है परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना। क्या होता है दोस्तों, परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना होता है, बच्चों से मिलकर। अब देखना, इसमें ये चीज दी गई है, परिवार पति पत्नी बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन होता है, मिलकर बना एक सामाजिक संगठन होता है। अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को पकड़ना, बाकी पूरी परिभाषा आपको याद रहे या ना रहे। यदि आ जाए कि परिवार को एक सामाजिक संगठन के रूप में किसने कहा है, तो इलियट मेरल के अनुसार कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, इलियट मेरल के अनुसार। तो आपको ये भी याद रखना है कि इलियट मेरल ने परिवार को पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपकी किसके द्वारा दी गई है, इलियट मेरल के अनुसार दी गई। अब एक लास्ट डेफिनेशन होगी कर्वे के अनुसार। किनके द्वारा, कर्वे। तो कर्वे के अनुसार देखना दोस्तों, कर्वे के अनुसार भारत में दोस्तों ये डेफिनेशन आएगी, भारत में परिवार एक समूह, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। किससे है दोस्तों, संयुक्त परिवार से है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, इरावती कर्वे के अनुसार दी गई। ए पेपर में बहुत पूछा जाता है कि इरावती कर्वे का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, आई.पी. देसाई का रहा है, के.एम. कपाड़िया का रहा है, ज्वाइंट फैमिली के लिए रहा है। किसके लिए दोस्तों, संयुक्त परिवार। यदि आपसे पूछा जाए भारत में परिवार का अर्थ एक संयुक्त परिवार से है, तो दोस्तों ये डेफिनेशन किसने दी गई है, तो कर्वे के अनुसार दी गई। क्लियर हुआ? ये पांचों डेफिनेशन में 5 वर्ड आपको याद रखना है।
एक ने कहा संयुक्त परिवार, एक ने कहा सामाजिक संगठन कहा है, एक ने परिवार की पोषका या प्राथमिक समूह कहा है, एक ने गृहस्थ समूह लूसी मेयर के द्वारा कहा गया। मैकाई या पेज ने कहा है कि बच्चों का लालन पालन एवं पोषण की व्यवस्था परिवार में की गई। इस प्रकार से दोस्तों ये पांचों परिभाषाएं आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें रटने के लिए नहीं, केवल शब्द को पकड़ना है। रटोगे दोस्तों तो आपको रटते रटते पूरा समय निकल जाएगा, फिर भी इसकी परिभाषाएं याद नहीं होंगी। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे परिवार की विशेषताएं। देखिए अब दोस्तों परिवार की विशेषताओं में आपको देखना है कि परिवार की मैकाइवर पेज के अनुसार, देखिए दोस्तों मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक, मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कौन सी दोस्तों? सोसाइटी। अब याद रखना है कि मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में परिवार की 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो दोस्तों देखेंगे 8 विशेषताएं। अब 8 विशेषताएं हैं क्या चीज? देखिए दोस्तों इसके लिए कुछ सूत्र बनाए। सभा को सीमित करने के लिए, सभा को सीमित करने के लिए, देखिए दोस्तों जैसे अभी कोरोना जैसी समस्या चल रही है और इसमें वैसे भी वांटेड कर रखा है ही 100 या 100 से ज्यादा लोगों को हम शामिल नहीं कर देंगे, तो उसी पर आधारित हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि कैसे 8 विशेषताएं याद रहेंगी, नहीं तो पेपर में भूल जाएंगे। या क्वेश्चन भी आ जाए कि मैकाइवर पेज के द्वारा कौन सी परिभाषा सॉरी विशेषता नहीं दी गई है। तो सभा को सीमित करने के लिए देखिए दोस्तों, तो 1 2 3 4 करने के लिए तो ये आ जाएगा सभा को सीमित करने के लिए सदस्यों के उत्तरदायित्व को करने के लिए सदस्यों के उत्तरदायित्व, देखना दोस्तों सदस्यों के उत्तरदायित्व, ये 5 विशेषताएं हो चुकी है इतने। सभा को सीमित करने के लिए सदस्यों के उत्तरदायित्व के नियम, उत्तरदायित्व के नियम दोस्तों यह रखना, नियम प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावपूर्ण स्थायी और अस्थायी बनाए गए, स्थायी और अस्थायी बनाए गए। देखना दोस्तों ये 8 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। एक बार आपको मैं बताऊंगा, आपको 8 की 8 विशेषताएं दोस्तों याद हो जाएंगी। अब एक परिवार होता है दोस्तों, अब उस परिवार में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली विशेषता जैसे सा से क्या होगा, तो ये आज सार्वभौमिकता, क्या होगा दोस्तों? सार्वभौमिकता दोस्तों समझना है। दूसरी विशेषता होगी भा से भावनात्मक आधार, भावनात्मक आधार दोस्तों, इन विशेषताओं को याद रखना। सी से सीमित आकार, सीमित आकार। चौथी दोस्तों करने के लिए, तो कर्तव्यों के बारे में आ जाएगा, करने के लिए केंद्रीय स्थिति, केंद्रीय स्थिति। 5वीं सदस्यों के उत्तरदायित्व, परिवार में सदस्यों के उत्तरदायित्व भी निश्चित होते हैं, सदस्यों के उत्तरदायित्व। इसके बाद 6वीं रहेगी सामाजिक नियम एवं नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण ऑब्लिक नियम, नियमन भी बोलते हैं इसको, सामाजिक नियमन। इसके बाद 7वीं विशेषता होगी प्रभावपूर्ण, अर्थात इसका रचनात्मक प्रभाव की बात कही गई है दोस्तों। निर्माणात्मक प्रभाव या रचनात्मक प्रभाव, निर्माणात्मक प्रभाव ऑब्लिक रचनात्मक प्रभाव। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि निर्माणात्मक प्रभाव या प्रभाव कौन से प्रभाव, अर्थात निर्माण प्रभाव या रचनात्मक। लास्ट में होगा परिवार की प्रकृति कैसी, स्थायी या अस्थायी प्रकृति, स्थायी या अस्थायी प्रकृति। देखिए दोस्तों इन 8 विशेषताओं को आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार की मूल जड़ है। तो परिवार को हमने कहा कि परिवार को मैकाइवर पेज के द्वारा 8 विशेषताएं बतलाई गई हैं और उनकी पुस्तक सोसाइटी में बतलाई गई। किसने बताई गई दोस्तों? सोसाइटी में। और इसका सूत्र ले याद किया है कि सभा को सीमित करने के लिए सदस्यों के उत्तरदायित्व के नियम, क्या किया है, सदस्यों के उत्तरदायित्व के नियम बनाए गए हैं, वो प्रभावपूर्ण और स्थायी एवं अस्थायी बनाए गए। इसमें जैसे कि पहले शब्द सा का मतलब हुआ सार्वभौमिकता, भा का मतलब हुआ भावनात्मक, सीमित का मतलब सीमितता का,
करने से हमने केंद्रीय स्थिति ले लिए, करने को केंद्रीय स्थिति हो गई। सदस्यों का उत्तरदायित्व, नियम से सामाजिक नियमन अर्थात नियंत्रण की बात कही गई है। फिर प्रभावपूर्ण अर्थात निर्माणात्मक प्रभाव या रचनात्मक प्रभाव की बात कही गई है। स्थायी और अस्थायी प्रकृति की बात कही गई। अब दोस्तों इनके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए कि विशेषताएं क्या है। जैसे पहली कंडीशन दी गई है इसमें सार्वभौमिकता। क्या दी गई दोस्तों? सार्वभौमिकता। तो मैं सार्वभौमिकता में बताना चाहता हूं कि सार्वभौमिकता का मतलब है यूनिवर्सल। परिवार एक ऐसी संस्था है कि जो आपका चाहे प्राचीन हो, चाहे आधुनिक का समय हो, चाहे आपका ग्रामीण हो, चाहे नगरीय स्थिति हो, दोस्तों परिवार जैसी संस्था हर समय विद्यमान है और हमेशा रहेगी। ये सार्वभौमिकता की बात कही। तो परिवार जैसी संस्था कभी समाप्त नहीं होने वाली है, ये हमेशा विद्यमान रहने वाली संस्था है। इसलिए एक ऐसी परिवार है सार्वभौमिकता होती है। दूसरी है भावनात्मक आधार। दोस्तों परिवार में भावनात्मक आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात हम की भावना भी जुड़ी रहती है। प्रेम, स्नेह, दया, सहिष्णुता आदि शब्द परिवार के सदस्यों में दोस्तों समाहित होते हैं। एक दूसरे के प्रति हम की भावना होती है जो परिवार का भावनात्मक आधार प्रदान करती है। तो दोस्तों दूसरी विशेषता रहेगी भावनात्मक आधार की बात कही। दोस्तों तीसरी बात की गई सीमित आकार। तो दोस्तों परिवार का आकार सीमित होता है। जैसे मैं बता दूं कि एक स्टेज के बाद जो वृद्ध लोग होते हैं और वृद्धावस्था के बाद धीरे धीरे उनकी मृत्यु होती है और आगामी नई पीढ़ी का जन्म होता है। इस प्रकार से एक परिवार का एक नियंत्रण अर्थात क्या होता है? आकार सीमित बना रहता है। एक समय जब वृद्धावस्था के बाद मृत्यु होती है तो यहाँ संख्या में कमी होती है। दूसरी तरीके से हम छोटे बच्चे का जन्म होता है और परिवार में नए सदस्यों का आगमन होता है। इस प्रकार से परिवार का आकार दोस्तों कैसा बना रहता है? सीमित बना रहता है। तो क्लियर होगा। तो तीसरी विशेषता हुई सीमित आकार के बारे में। चौथी विशेषता दोस्तों केंद्रीय स्थिति के बारे में। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझाया था दोस्तों, एक परिवार, तो परिवार क्या है? एक समाज होता है और समाज के निर्माण में परिवार एक केंद्रीय स्थिति के रूप में होता है अर्थात लघुत्तम इकाई के रूप में होता है। दोस्तों जब दो या दो से अधिक परिवार अर्थात जब बहुत सारे परिवार एक जगह रहने लगते हैं, एक समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं परिवार हमारे समाज की अर्थात सामाजिक संगठन की लघुत्तम केंद्रीय इकाई के रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं परिवार हमारी कैसी एक केंद्रीय इकाई के रूप में। तो एक परिवार है और परिवार के बाद समाज है, तो इसमें कैसी होती है? केंद्रीय इकाई के रूप में होता है अर्थात केंद्रीय स्थिति। क्लियर हुआ दोस्तों? ये चौथी विशेषता। इसके बाद पांचवी विशेषता में बदलाया गया दोस्तों सदस्यों के उत्तरदायित्व। क्या हो गया दोस्तों? सदस्यों के उत्तरदायित्व। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ एक परिवार होता है तो परिवार में माता पिता के बाद उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जब इनके उत्तरदायित्व सभी के अलग अलग होते हैं। ज्वाइंट फैमिली होती है दोस्तों उसमें अलग उत्तरदायित्व होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होते हैं दोस्तों उसमें उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे परिवार में पिता की भूमिका एक मुखिया के रूप में होती है, एक गृहस्थी के रूप में आपकी माँ की भूमिका होती है, इसी प्रकार उनके बच्चों की भी अलग अलग भूमिका होती है। तो पिता का पुत्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा दोस्तों? पुत्र का पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा? भाई का बहन के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा? बहन का भाई के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा? दोस्तों कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के उत्तरदायित्व एक निश्चित होते हैं। हमें किसके साथ कैसे उत्तरदायित्व निभाना। क्लियर हुआ? तो दोस्तों परिवार की पांचवी विशेषता हुई कि सदस्यों के एक निश्चित उत्तरदायित्व होते हैं और उनको उनका निर्वहन करना पड़ता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगली विशेषता छठवीं विशेषता सामाजिक नियंत्रण अर्थात नियमन की बात करी गई। दोस्तों समाज को संगठित करने में अर्थात परिवार की एक नियंत्रण भूमिका कहेंगे कि जैसे जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारे नियम कानून होते हैं, हम यदि उनका उल्लंघन करते हैं तो समाज में हमें उसका खामियाजा अर्थात हमें तिरस्कार मिलता है। यदि हमें समाज के नियमों के अनुसार चलेंगे, हम अपनी परंपराओं और रूढ़ियों और प्रथाओं को अपनाते हैं तो दोस्तों वो हमारे लिए सही होती हैं, तो वो हमें पुरस्कारित भी करती हैं और दंडित भी करती हैं। यदि हम नियमों का उल्लंघन करेंगे, परिवार के जो समाज के नियम है यदि उनका उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या होगा? दंड मिलेगा। यदि हम उन नियमों पर चलेंगे तो समाज में हमारी अच्छाइयां भी। तो हम कहेंगे कि सामाजिक नियंत्रण या नियमन भी परिवार में निश्चित होते हैं, नियम बनाए जाते हैं कि हमें बड़ों के प्रति आदर करना है, छोटों के प्रति स्नेह और प्यार रखना है। तो ये हमारे सामाजिक नियंत्रण अर्थात नियमन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद निर्माणात्मक प्रभाव या रचनात्मक प्रभाव की बात कही गई। किसकी दोस्तों? निर्माणात्मक और रचनात्मक प्रभाव।
अब दोस्तों निर्माणात्मक और रचनात्मक प्रभाव की बात करें तो हमारे परिवार अर्थात समाज में कुछ आदतें होती हैं, कुछ मनोवृत्तियां होती हैं कि हमें परिवार में कुछ एक निश्चित चलती है कि हमारी आदतें क्या है, रूढ़ियां क्या है, प्रथाएं क्या है, जनरीतियां क्या होती हैं दोस्तों, उनको हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करें कि निर्माण की बात कही गई है, निर्माणात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रभाव, तो जब छोटा बच्चा यदि परिवार में जन्म लेता है तो जो परिवार के सदस्यों की अर्थात जो पुरानी हमारी रीतियां होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनका हम अनुकरण करते हैं और परिवार में जो कुछ भी हम परिवार के माध्यम से सीखते हैं तो बच्चे की प्राथमिक पाठशाला के रूप में भी हम किसको कहते हैं दोस्तों, परिवार को कहते हैं। तो हम परिवार से ही बच्चे का रचनात्मक एवं निर्माणात्मक कार्य जो आपको बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लाते हैं वो हम दोस्तों कहां से होती है, परिवार से ही प्रारंभ होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार में निर्माणात्मक और रचनात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद लास्ट विशेषता रहेगी दोस्तों, परिवार स्थायी व अस्थायी प्रकृति का होता है। लास्ट विशेषता क्या है दोस्तों कि परिवार स्थायी और अस्थायी प्रकृति को होता है। अब स्थायी कैसे होगा और अस्थायी कैसे होता है दोस्तों, तो बता दूं दोस्तों, जैसे यदि कोई परिवार का मेंबर है और परिवार के मेंबर में भी कोई की मृत्यु हो जाती है या पृथक्करण होता है या तलाक की स्थिति बनती है, क्या होता है दोस्तों समझना, यदि परिवार के किसी मेंबर के बीच पृथक्करण की स्थिति बनती है या तलाक की स्थिति बनती है या मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा दोस्तों, वो सदस्य परिवार से अलग हो जाता है। तो हम कहेंगे परिवार की प्रकृति कैसी है दोस्तों, अस्थायी होती है, अर्थात सदस्य वहां से निकल जाते हैं दोस्तों। लेकिन स्थायी प्रकृति के बारे में क्या है, एक संस्था के रूप में यह हमेशा एक अमर होती है। कैसी है दोस्तों, अमर है। एक संस्था के रूप में, किस रूप में दोस्तों, एक संस्था के रूप में परिवार कैसा है, एक स्थायी होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, तो इसको हम समझेंगे कि परिवार कैसा है, कि अस्थायी कैसे होता है, यदि उसका अलग हो जाए, पृथक्करण हो जाता है, तलाक हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो वो अस्थायी प्रकृति का होता है। परंतु एक संस्था के रूप में यदि हम नियम कानूनों के रूप में देखते हैं तो दोस्तों एक परिवार एक संस्था है और इस संस्था के रूप में यह स्थायी प्रकृति की होती है। तो दोस्तों ये हुई हमारी परिवार की विशेषता। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही रहेगा कि परिवार क्या है, परिवार की विशेष परिभाषाएं क्या रही है, परिवार की विशेषताएं हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों, परिवार का क्लासिफिकेशन। क्या होगा दोस्तों, परिवार का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की बात, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एनवायरमेंट हमारा रिजेक्शन और सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार विषय है, इसलिए आप पर्यावरण को प्रतिदिन की वीडियो क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। तो आप परिवार इसको पर्यावरण को कंप्लीट करिए, देखिए इसमें जो भी समस्याएं रहे दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी समस्या को सॉर्ट आउट किया जाएगा। कोशिश में यही करूंगा कि आपको कोई भी समस्या ना हो और जो भी जितने एग्जाम्स अभी होते हैं सीटीटी, यूपीटीटी और आपके एमपीटीटी के लेवल से ही वो तैयारी कराऊंगा कि आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। इसलिए आप वीडियो को नियमित देखिए और जरूर देखिए सारे वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है, व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है। मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। अब सोचिए आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएं
और टेस्ट सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।